स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास जो है ये है हमारा ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज यूजिंग कार्डिनल पॉइंट्स। हमने पिछली बार जब हमने क्लास हुई थी हमारी, तो उसके अंदर हमने क्या स्टडी कर लिया था, कार्डिनल पॉइंट। और वो कार्डिनल पॉइंट्स हमारे पास में कौन कौन से थे? 3 हमने कार्डिनल पॉइंट्स की बात 6 कार्डिनल पॉइंट्स थे दो दो के पेयर के अंदर। कौन कौन से? फोकल पॉइंट, पॉइंट 2, दूसरा प्रिंसिपल पॉइंट, ये भी एक जोड़ी थे यानी कि 2 थे, और तीसरा था हमारा नोडल पॉइंट। ये हमने पिछली बार कर लिया था। अब इन पॉइंट्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं? इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं, इमेज को बना सकते हैं। बोर्ड क्लियर दिख रहा है? आवाज साफ आ रही है? यस सर। ठीक है। तो अब इन्हीं पॉइंट्स की मदद से हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं इमेज का। कैसे कर सकते हैं? तो मैं सबसे पहले ले लेता हूँ मेरी एक्सिस। ये मेरी एक्सिस मैंने ड्रॉ कर ली, और अब इस एक्सिस के ऊपर पहले जो पॉइंट्स है उन पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बना दिया फोकल पॉइंट F1, F1 के बाद आया पॉइंट H1, फिर पॉइंट आया N1, फिर यहाँ पर पॉइंट आया H2, N2 एंड फोकल पॉइंट F2। ये मैंने पॉइंट ड्रॉ कर दिया। तो अब ये क्या है? बेसिकली ये हमारा सिस्टम दे रखा है। सिस्टम कौन सा? जिसमें खूब सारे लेंसेज लगे हुए हो। मेरे पास में खूब सारे लेंस है। एक लेंस ये लगाया, फिर उसके आगे एक दूसरा लेंस आया, फिर मेरे पास में एक तीसरा लेंस आया, और फिर बाद में एक चौथा और लेंस आया। तो ये जितने भी लेंस है, इन सब लेंसेज को मिलाकर ये पूरा जो लेंस सिस्टम बना, इन सारे लेंस को मैं हटा सकता हूँ। इन सबको हटा के इनके इस पूरे सिस्टम को, अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ेगा? इस फर्स्ट के लिए मेरे को इमेज बनानी पड़ेगी, वो यहाँ बनी, फिर इस इमेज से मेरे पास यहाँ इमेज बनेगी, इस इमेज से यहाँ बनेगी, इस इमेज से यहाँ बनेगी। पहली ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बना, ये दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट होगा, फिर दूसरे की इमेज बनेगी जो तीसरे के लिए ऑब्जेक्ट होगा। इस तरह से या तो मैं इंडिविजुअल को करूं, अगर मैं इंडिविजुअल को नहीं करता हूं तो मैं क्या करूं? इन सारे जितने भी लेंसेज हैं इन सबको हटा के इनके मेरे पास फाइनल में ये निकाल लेता हूं कि मेरे पास में 6 कार्डिनल पॉइंट्स आ जाएंगे। 2 नोडल पॉइंट, 2 प्रिंसिपल पॉइंट, और 2 मेरे पास में नोडल पॉइंट। अगर मेरे पास में मैंने इस पूरे सिस्टम को रिड्यूस करके इन 6 पॉइंट्स में लेकर आ जाता हूं, तो अब मेरा इमेज फॉर्मेशन बहुत आसान हो गया। और वो इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा? वो बेस्ड है इनकी प्रॉपर्टीज पर। इमेज फॉर्मेशन के लिए मुझे कुछ अलग से कुछ नहीं करना, जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं उसी से हो जाएगा। इट इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज। किस पर बेस्ड होगा? इट इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डिनल पॉइंट्स। कार्डिनल पॉइंट्स की जो प्रॉपर्टीज है उसी पर बेस्ड है। अब कार्डिनल पॉइंट्स की प्रॉपर्टीज क्या है? पहला हमारा फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट क्या कहता है कि अगर कोई रे, अच्छा पहले मैं प्लेन बना लेता हूं, मुझे प्रिंसिपल प्लेन बनाना है। तो ये मैं प्रिंसिपल प्लेन को ड्रॉ कर लेता हूं जो H1 में से पास होगा। दूसरा प्रिंसिपल प्लेन मेरा H2 में से पास होगा। ये H2 में से प्रिंसिपल प्लेन में से पास। तो पहला हमारा क्या कहता है? फोकल पॉइंट किसको कहते हैं? जो एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है वो कहां से पास होगी? प्रिंसिपल प्लेन में से निकलने के बाद में फोकल पॉइंट में से निकलती है। तो अगर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। ये मेरा ऑब्जेक्ट, मुझे इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है। ये ऑब्जेक्ट है ओ डैश। इस ऑब्जेक्ट की मुझे इमेज बनानी है। तो जब इमेज बनानी है तो मैं क्या कर रहा हूँ? पहले एक पैरेलल लाइट ले लेता हूँ, पैरेलल रे ले लेता हूँ। किसके? एक्सिस के पैरेलल। और एक्सिस के पैरेलल मैंने एक रे ड्रॉ कर दी, ये आई। अब ये रे कहाँ जाएगी? H1 प्लेन पे आ गई, तो आपका जो प्रिंसिपल प्लेन 1 यहाँ पर आई। अब यहाँ से नहीं निकलेगी, निकलेगी कहाँ? ये H2 प्लेन में से निकलेगी। H2 प्लेन में से उसी के बराबर वाले पॉइंट पे, मतलब इससे सीधा ले लो आप पॉइंट, ये यहाँ से निकलेगी। और कहाँ से पास होगी? आपके F2 जो पॉइंट है। क्यों?
क्यों F2 में से पास होगी? क्योंकि ये एक्सिस के पैरेलल आ रही है। हम जानते हैं हमारा फोकल पॉइंट कौन सा होता है, जो एक्सिस के पैरेलल लाइट आती है वो फोकल पॉइंट पे से पास होती है। तो ये रे यहाँ से फोकल पॉइंट में से निकलेगी। रे का नाम भी दे देते हैं, चलिए रे 1, ये मेरी रे 1 फोकल पॉइंट में से मेरी निकलेगी। और दूसरी रे जो मैं जानता हूं, जो हमने पढ़ रखा है अभी इसके अंदर, वो क्या पढ़ रखा है? वो ये पढ़ रखा है कि अगर मेरे पास में एक रे यहाँ से नोडल पॉइंट पे आ रही है, तो जिस एंगल पे नोडल पॉइंट पे आ रही है उसी मतलब एंगल पे यहाँ से निकलेगी। तो दूसरी रे एक बार मैंने ड्रॉ कर ली, जो कि नोडल पॉइंट में से पास हो रही है। अब नोडल पॉइंट में से जब पास होगी, अब देखो नोडल पॉइंट कहाँ है? H1 के उस साइड है, तो इसका मतलब वो H1 को क्रॉस करेगी। ये यहाँ से रे निकाली मैंने दूसरी, जो नोडल पॉइंट में से पास होगी। जब नोडल पॉइंट में से पास हो रही है, ये यहाँ पे मैंने इसको इधर से बना दिया, इसको पूरी लाइन को बना दिया, डॉटेड लाइन जो थी वो। तो अब देखो ये कहाँ से पास हो रही है? ओ N1 जो है वो आपके प्लेन को काट रही है इस पॉइंट पे। जब इस पॉइंट पे काट रही है तो प्रिंसिपल प्लेन पे क्या होता है, जहां पे लाइन एंटर करती है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन से वहां से बाहर निकलेगी। तो यहाँ से जो लाइट आपकी बाहर निकलेगी, इसको भी मैं थोड़ा डॉट्स को थोड़ा छोटा बना दूं, तो दैट क्या है कि अब मेरी लाइन आराम से निकल। तो मुझे इसके पैरेलल यहाँ से लाइट निकालनी है जो N2 से पास हो, और साथ में क्या होगा कि जितने एंगल पर ये आ रही है, जितनी हाइट पे है उतनी हाइट से यहाँ से निकलेगी लाइट, ये यहाँ इस तरह। तो हो गया, दो रे से ही मेरा काम हो गया। यहाँ पर ये दोनों रेज आपस में क्रॉस कर रही है, ये वाला जो पॉइंट आया, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये मेरा O के कॉरेस्पॉन्डिंग, यहाँ पे दोनों रेज आपस में क्रॉस कर रही है, दोनों रे यहाँ पे कट कर रही है एक दूसरे को। तो यहाँ पर मेरी इमेज बन गई, ये मेरी इमेज बन, पॉइंट क्या हो गया? I डैश I, मेरी इमेज बन गई 2 पॉइंट से ही। यानी कि मुझे अगर यहाँ पर ये 2 रे से मेरा काम हो गया, और इन 2 रे के अंदर मेरे पॉइंट कितने काम आए? मेरे पॉइंट काम आ गए, कौन कौन सा पॉइंट काम आ गया मेरे पास में? देखो F2 काम आया, N2 काम आया, N1 काम आया, और F2 भी मेरे F1 भी काम आया। जब F2 काम आ रहा है तो F1 भी काम नहीं आ रहा है ना, कैसे काम आ रहा है? तो अब मैं दूसरी एक और रे ले लेता हूँ, तीसरी रे। तो किसी भी 4 पॉइंट से हम अभी जो मेरे काम आए H1, N1, N2, F2 मेरे पॉइंट काम आ रहे हैं। अब मैं एक दूसरी रे और ले लेता हूं जो पहले फोकल पॉइंट में से निकल रही है, ये यहाँ से ही। तो क्या हुआ, फोकल पॉइंट में से निकलने के बाद में ये रे क्या कहाँ जाएगी? बिल्कुल सीधी जाएगी। तो ये रे बिल्कुल सीधी आपके पास वहां पर, यहाँ पर तो डॉट डॉट बनेगा। क्यों डॉट डॉट बनेगा? क्योंकि यहाँ पर आपका नहीं, यहाँ से एंटर हो रही है, बाहर कहाँ से निकल रही है? इस H2 प्लेन से बाहर निकलेगी, जो सेकंड प्रिंसिपल प्लेन है उससे ये रे बाहर निकलेगी। तो ये मेरे पास में मैं 2 रे लेकर दी, रे 1 ली, रे 2 ली, ये रे 2 यहाँ से बाहर निकली, रे 3, इन 2 रे से ही मेरा तो बन गया। वैसे चाहो तो 2 की जगह तीसरी रे भी लेना चाहो कंफर्मेशन के लिए, तो तीसरी रे और ये तीसरी रे, 3 रे से भी हम बना सकते हैं। तो इनके अंदर हमारे देखो 6 कार्डिनल पॉइंट जो हैं, कार्डिनल पॉइंट काम आ गए और हमारा इमेज फॉर्मेशन हो गया। ऑब्जेक्ट हमारा ये था, इस ऑब्जेक्ट से हमारा इमेज फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, यही सिस्टम हमारे पास है, चाहे कितना भी बड़ा लेंसेज हो, कितने सारे लेंसेज हो, या एक ही लेंस बहुत बड़ा लेंस हो, खूब सारे पॉइंट्स नहीं होकर, खूब अलग अलग लेंस नहीं होकर, मेरे पास लेंस अगर इतना थिक है, इस थिक लेंस का भी मैं, अगर मुझे इसके कार्डिनल पॉइंट्स मालूम है, कार्डिनल पॉइंट्स कौन से? F1, H1, N1, H2, N2, F2 अगर मुझे मालूम है तो मैं इमेज फॉर्मेशन कर सकता हूँ। और अगर मुझे 6 कार्डिनल पॉइंट नहीं मालूम है, इसकी जगह सिर्फ 4 कार्डिनल पॉइंट्स मालूम है, तब भी मैं इमेज फॉर्मेशन कर सकता हूँ। कोई भी 4 काम, अगर आपके कार्डिनल पॉइंट्स यानी कि 2 पेयर N1 और F1 का पेयर, N1 और H1 का पेयर, F1 और H1 का पेयर, कोई भी 2 पेयर अगर मेरे को मालूम है, ये 2 मालूम है, ये 2 मालूम है, या ये दोनों मालूम है, तब भी मैं इमेज फॉर्मेशन कर सकता हूं। सो आई कैन राइट इट हियर, मैं लिख सकता हूं कि एनी क्या लिख सकता हूं मैं, 4 पॉइंट्स
4 cardinal points are sufficient to form इमेज बनाने के लिए 4 पॉइंट से भी काम हो सकता है। और अगर 6 पॉइंट मालूम है, ये 2 मालूम है, इमेज फॉर्म हो सकता है, ये 2 मालूम है, इमेज फॉर्मेशन हो सकता है। फर्स्ट और ये लास्ट मालूम है, फोकल और नोडल पॉइंट मालूम है, तब भी आप इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हो। और अगर आपको तीनों मालूम है, जब 4 से हो सकता है, और अगर आपको 6 पॉइंट मालूम है तब तो बहुत इजीली हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 रे से कर सकते हो, 1 2 से कर सकते हो, 1 3 से कर सकते हो, 1 2 3 से कर सकते हो, और तीनों रे से करोगे तब भी आपका रिजल्ट वही मिलेगा। तो ये है हमारा इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, ड्रॉ कर लो। आप कौन सा सिस्टम काम में लेते हो मानविंदर? आपका नाम ही लिखा हुआ नहीं आता, पता नहीं क्या आता है। आप अपना उसमें नाम करेक्ट करो भाई। क्लियर दिख रहा है बोर्ड? अभी आप लोग बोल सकते हो, सिस्टम में अभी बोलने में कोई इश्यू नहीं आएगा। एंड बोर्ड क्लियर दिख रहा है? ऑडियो वीडियो बोथ क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास से चेंज हो जाएगा। ओके, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एनी डाउट? ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि ये है ना एग्जाम में आ सकता है, और ये बहुत अच्छी चीज है। मतलब इसको है ना, इसके मैंने देखिए, अभी मैंने आपको इसकी थ्योरी नहीं लिखवाई है। थ्योरी आपको खुद को लिखनी है। वैसे हमारी पीपीटी के अंदर मैंने एक एक चीज को लिखा है, तो आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी। थ्योरी क्या लिखनी पड़ेगी इसकी? कि ओ से एक पैरेलल रे, एक्सेस के पैरेलल रे जा रही है, जो प्रिंसिपल प्लेन को एक पॉइंट पे, यहाँ पे पॉइंट का नाम दे दीजिए, पॉइंट A1 पर इसको काट में A1 पर स्ट्राइक कर रही है, और A1 के करस्पॉन्डिंग हमारे B1 पॉइंट से रे 1 जो है बाहर निकलती है। सिंस जो रे आ रही है O dash A, it is a parallel to the axis, it will then come through the focal point F2। तो ये पूरा आपको इसका थ्योरी लिखना है। वो थ्योरी मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी में तो बहुत टाइम लग जाएगा, और आप लोगों को मैंने पीपीटी में दे रखी है। रे 2 जो है, इट इज गोइंग थ्रू दी पॉइंट N1 नोडल पॉइंट, एंड इट कट दी प्रिंसिपल एक्सेस एट पॉइंट A2 पॉइंट ले लेते हैं। A2 पॉइंट पे कट कर रही है। जब A2 पॉइंट पे कट कर रही है, तो A2 H1 की जो हाइट है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट पर यहाँ से B2 पॉइंट से, B2 H2 से हाइट, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट से B2 पॉइंट से बाहर निकलेगी, N2 से क्रॉस करेगी, एंड B2 I डैश, एंड ये जो दूसरी है कौन सी, O डैश N1, बोथ आर पैरेलल। ये दोनों रेज पैरेलल रेज हैं। देन रे 3 जो है, इट इज कमिंग थ्रू द पॉइंट F1, कट दी प्रिंसिपल एक्सिस एट पॉइंट A3, एंड A3 पे कट करने के बाद इट विल कम आउट फ्रॉम पॉइंट B3 from the second principal plane, and it will construct this image at I dash। मतलब इस तरह से आपको इसकी पूरी थ्योरी को लिखना पड़ेगा। ये सारे पॉइंट्स में अभी जो बोल रहा हूँ आपको खुद को लिखना होगा। ठीक है भरत? देन नेक्स्ट, अब यहाँ की डिस्टेंस की बात करते हैं हम। डिस्टेंस यहाँ पे कौन कौन सी है आप लोग बोल सकते हो। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, कुछ भी हो ना, यू कैन स्पीक आराम से। अभी मैंने उसकी सेटिंग्स पूरी ढंग से कर रखा है। तो डिस्टेंस की मैं बात करूं, H1 F1 के बीच की ये जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या कहते हैं?
ये मेरी है f1 डिस्टेंस, कहां तक, यहां तक, ये मेरी डिस्टेंस है f1। दूसरी ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की f1 से डिस्टेंस जो है इट इज नोन एज x1 डिस्टेंस, ये मेरी x1 डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट की f1 से डिस्टेंस f1 x1, f1 और h1 के बीच की डिस्टेंस होती है फोकल लेंथ के बराबर। सिमिलरली इधर अगर मैं देखूं h1 f के बीच की डिस्टेंस होगी f2, कहां पे, f2 तक के पॉइंट, और f2 और I के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस होगी मेरे पास में x2 डिस्टेंस, ठीक है। और प्रिंसिपल पॉइंट से ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस है, ये कहलाती है u, एंड प्रिंसिपल पॉइंट और ऑब्जेक्ट इमेज के बीच की डिस्टेंस है, ये कहलाती है v, स्मॉल v, ये डिस्टेंस, ये हमारे पास में डिस्टेंसेज है, ठीक है। देख लिया, भरत हो गया, मानवेंद्र हो गया, शिवांगी कहाँ हो, लिख रहे हो आप, ठीक है। तो अब ये हमारा इमेज कंस्ट्रक्शन तो हो गया। अब इस इमेज की प्रॉपर्टी हमको देखनी होती है ना, कि जो इमेज बनी वो छोटी बनेगी, उल्टी बनेगी, सीधी बनेगी, कितनी चौड़ी बनेगी, कितनी पतली बनेगी, क्या एंगल का बनेगा, तो वो सारी चीज कहलाएगा। अब इसका मैग्निफिकेशन हमको चेक करना है कि इमेज तो बन गई, इस इमेज का मैग्निफिकेशन कितना है, इस इमेज का मैग्निफिकेशन कितना है। मैग्निफिकेशन से मतलब हमारे पास में ऑब्जेक्ट था ये, इस ऑब्जेक्ट की मैंने इमेज बनाई, तो वो इमेज क्या बड़ी बनी या क्या इमेज छोटी सी बनी, क्या इमेज उल्टी बनी, क्या हुआ, इसकी लेंथ में क्या फर्क पड़ा। इसकी हमारा ऑब्जेक्ट ये था, इस ऑब्जेक्ट की इमेज I1 बनती है, I2 बनती है या I3 बनती है, किस तरह की बनेगी, उसकी लेंथ कौन सी लेंथ, जो एक्सेस के परपेंडिकुलर लेंथ है, वो एक्सेस के परपेंडिकुलर लेंथ घटती है या बढ़ती है, ये हमारा क्वेश्चन है। सर आपने वो क्वेश्चन नहीं करवाए या फिर सर मैं आपको पूछ लूंगा बाद में, हाँ ठीक है, बाद में पूछ लेना आप, ठीक है। तो इसकी इमेज जो है लेटरल इमेज मीन्स हमारे जो जो इसकी वाई डायरेक्शन के अंदर मैं कह सकता हूँ, अगर ये मैं इसको एक्सेस मानता हूँ, तो वाई डायरेक्शन जो लेंथ में जो चेंजेज होता है, इसको इसका जो मैग्निफिकेशन है, कौन सा मैग्निफिकेशन, यानी कि साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। कितना चेंज हुआ, m। तो अब यहाँ पे मैं कौन सा ले रहा हूँ, अगर मैं इसको x एक्सिस मानता हूँ, ये हमारी एक्सिस है, एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है उसमें उसकी लेंथ को चेंज को हम डिनोट करते हैं my से, और ये कितनी हो गई, यानी कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारे वाले केस के अंदर हाइट ऑफ इमेज क्या है, आई डैश, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है
ओ ओ डैश। सो अच्छा, इसको कहते हैं, ये एम वाई जो है, हम हाइट की जो बात करते हैं, इसको कहते हैं लेटरल लेटरल और लीनियर मैग्निफिकेशन। इसको कहते हैं लेटरल और लीनियर मैग्निफिकेशन। और हमारे वाले केस में कितना हुआ, एम वाई इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, आई आई डैश डिवाइड बाई ओ ओ डैश, आई आई डैश डिवाइड बाई ओ ओ डैश। नाउ आई आई डैश की डायरेक्शन कौन सी है, अगर ओ ओ डायरेक्ट ओ ओ कहाँ है, ऊपर की साइड में जा रहा है, आई आई डैश कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। तो यहाँ पर हम साइन कन्वेंशन काम में लेंगे, और वो साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि जो ऊपर की तरफ जो भी हाइट्स होगी उन सबको हम पॉजिटिव मेजर करेंगे, और जो हाइट नीचे की तरफ होगी उनको हम नेगेटिव मेजर करेंगे, यानी कि हम उसको माइनस से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अगर मैंने इसकी हाइट, मेरे पास है, मैं इसकी हाइट मान लेता हूं, ये हाइट मेरे पास में एच ओ है, और ये हाइट जो है वो है एच आई। तो मैग्निफिकेशन क्या हुआ मेरा, मैग्निफिकेशन हुआ एच आई आई डैश की जगह क्या लिखूंगा, माइनस एच आई। क्यों लिखूंगा, क्योंकि वो नीचे की तरफ है, एच ओ ऊपर की तरफ है, यानी कि प्लस एच ओ। तो प्लस से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो नीचे बेसिकली क्या आ रहा है हमारा, एच ऑब्जेक्ट। ये मेरे पास है मैग्निफिकेशन हुआ। दूसरा मैग्निफिकेशन, इसकी, ये अभी जो मैंने मैग्निफिकेशन बताया इसकी हाइट को लेकर बताया था, चलो पहले इसको लिख लो, बाद में मैं उसको और करता हूँ। ये बस इतना सा पोर्शन लिखना है आपको, वो तो आपने डायग्राम पहले से बना ही रखा है। मानवेंद्र समझ में आ रहा है, क्योंकि ये यूनिट्स बहुत बड़े बड़े यूनिट्स हैं इसमें। पूनम नहीं आई, क्या हुआ शिवांगी, आप लोग बोल सकते हो। मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है, आप लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हो, कुछ मालूम ही नहीं चल आ रहा। रही है सर, आ रही है सर। ठीक है, चलो लिख लो इसको, बाद में आगे करते हैं। सर हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अभी हमने इसकी हाइट की बात की। अब हाइट की जगह अगर मेरे पास में मैं ऑब्जेक्ट की ये बात करूं कि ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह का था, और अब ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ, लेंस में से पास होने के बाद में, लेंस सिस्टम में से पास होने के बाद में इसकी ऊपर है नीचे, उससे हमें मतलब नहीं है। अब मुझे ये देखना है क्या वो पतला हो गया या वो ज्यादा फैल गया, मोटा हो गया। अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिक एक्सिस जो है उसके अलग उसकी थिकनेस में क्या वेरिएशन आया, क्या ये थिकनेस बढ़ गई, क्या ये थिकनेस घट गई, क्या हुआ। दैट मीन्स इसको मैंने किससे डिनोट किया यहाँ पे, x1 x2 से। तो बेसिकली इसमें क्या फर्क पड़ा, तो ये मेरी कहलाएगी, इसको कहते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल या एक्सियल मैग्निफिकेशन। और वो मैग्निफिकेशन क्या होगा, इसको अलोंग एक्स एक्सिस हो रहा है ये, तो इसको मैं लिखूंगा mx, और ये हाइट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगी विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट और विड्थ ऑफ इमेज। इसको मैं लिखूंगा विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय विड्थ ऑफ इमेज, और ये कहलाता है मेरा लॉन्गिट्यूडनल और एक्सियल मैग्निफिकेशन।
और ये मैग्निफिकेशन किससे डिनोट होगा अब कि मेरा यहाँ पर इसका फैलाव कितना हो रहा है। और जब फैलाव की बात कर रहा हूं तो मैं इसको लिखूंगा एम एक्स इज इक्वल टू डी एक्स टू डिवाइड बाई डी एक्स वन। ये मेरा इसमें फैल कितनी रही है तो dx2 टू डिवाइड बाई dx1 से मैं इसको डिनोट करूंगा। अब यहाँ पर एक चीज और आ रही है, जब मैं dx1 और dx2 की बात कर रहा हूँ तो दोनों डायरेक्शन है किस डायरेक्शन में, dx1 किधर है dx2 किधर है, क्या दोनों एक ही दिशा में है या दोनों अलग अलग दिशा के अंदर है। तो हमको जो जिस डायरेक्शन के अंदर रे जा रही है उन डायरेक्शंस को हम लेते हैं पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को हम लेंगे। अगर मैं मेजर इस डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूं तो मैं इसको लूंगा पॉजिटिव, और अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूं तो मैं उसको लूंगा नेगेटिव। तो अब देखो x हम कहां से नोट कर रहे हैं या f कहां से नोट कर रहे हैं, यहां से कितनी डिस्टेंस है, यानी कि उल्टा जा रहे हैं, यानी कि x1 को मैं क्या लूंगा माइनस, f1 को क्या लूंगा माइनस, क्योंकि हम उससे नोट कर रहे हैं। और जबकि f2 और x2 को मैं कहां से नोट कर रहा हूं, यहां से, जो हमारा सेकंड प्रिंसिपल प्लेन है उससे हम आगे की तरफ जा रहे हैं। जब हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो f2 और x2 जो है वो मैं प्लस के लूंगा। तो यहाँ पर जो हमारा मैग्निफिकेशन जो आया dx2 किस डायरेक्शन में जा रहा है, उस डायरेक्शन में ये कितना फैल रहा है ना। तो ये ऊपर वाली क्वांटिटी तो है मेरी प्लस की, और dx1 किस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ से उस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, x कहाँ है, x1 कहाँ से, यहाँ से ले रहे हैं उस डायरेक्शन में, तो नीचे वाली क्वांटिटी क्या है माइनस की। तो बेसिकली इसमें मैं क्या करूं, इसको यू नहीं लिख के, यहाँ जो हमारे वाले केस में आया वो आ गया एम एक्स इज इक्वल टू माइनस dx2 बाई dx1। ये हमारे वाले केस में, अगर मेरे पास दोनों एक ही साइड में होती तो ये दोनों प्लस हो सकते थे, है ना, दोनों माइनस माइनस होते प्लस हो जाएंगे। हमारे वाले केस में ये माइनस dx2 बाई dx1 आएंगे इस केस में, सारे केसेस में माइनस नहीं होगा। ठीक है, लिख लीजिए। शिवांगी के नेटवर्क है, आवाज साफ नहीं आ रही है शिवांगी। हो गया, हाँ सर हो गया। ठीक है भरत, मानविंदर, यही लिखना है आपको तो। हो गया सर। चलो मानविंदर, अब तीसरा मैग्निफिकेशन एक और है हमारे पास में, और वो मैग्निफिकेशन क्या कह रहा है, वो मैग्निफिकेशन ये है, मेरा ऑब्जेक्ट इस ढंग से रखा हुआ है, मेरा ऑब्जेक्ट टेबल के ऊपर सीधा ये इस तरह से रखा हुआ है। अब उसकी इमेज क्या वो ऐसी सीधी बन रही है या इमेज टेढ़ी बन रही है, इमेज यूं तो नहीं बन रही है, कहीं यूं तो नहीं बन रही है, यूं तो नहीं बन रही है ना, इमेज किधर जा रही है, क्या इमेज सीधी बन रही है, मतलब जैसा ये है बिल्कुल ऐसी की ऐसी है या थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा है। अगर वो टेढ़ा है तब उस केस में हमको उसका एंगल भी देखना पड़ेगा। तो अगर मेरे पास में ऑब्जेक्ट इस तरह का है और क्या इमेज इस तरह से फॉर्म हो रही है, क्या इमेज इस तरह से फॉर्म हो रही है ना, इमेज का फॉर्मेशन, दैट मींस इसको चेक करने का तरीका क्या रहेगा, एंगल कैसा है। तो नाउ अब मैं एंगल की बात करूंगा, दैट इज थर्ड जो मैग्निफिकेशन है वो है मेरा एंगल ऑफ इमेज किसके रेस्पेक्ट में, एंगल ऑफ इमेज किसके रेस्पेक्ट में, हमारी जो एक्सेस है एक्सेस के रेस्पेक्ट में इमेज, एंगल ऑफ इमेज, एंगल
ऑफ इमेज डिवाइड बाय एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। और इस ये क्या हो गया मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन। दिस इज नोन एज एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन। और जब मैं एंगल की बात कर रहा हूं तो यहां पर मेरा एंगल कौन सा आएगा, यहां पर अब एंगल मेरा, एक और मुझे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, एंगल वो यहां से लूंगा मैं ओ से, ओ से मैंने, चलिए ए पर ही ले लेते हैं, ओ से इसको मैं 2 और 3 को मिटा देता हूं सो दैट मेरा डायग्राम प्रॉपर बन जाए, अदरवाइज सब ओवरलैप हो जाए। तो ओ से अब मैंने ए पे एक ये लाइन डाली, ये एंगल जो मेरा बना वो एंगल कितना हो गया, θ1। और दूसरा बी से अब कहाँ पे जा रही है ये रे, A1 पे जा रही है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रे कहाँ से, जरूरी नहीं है A1 पे जाइए, यहाँ पर भी मैं बीच में भी ले सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको मैं यहाँ पर लूंगा तब भी मुझे रिजल्ट वही मिलेंगे। तो फिलहाल मैं A1 पे ले रहा हूँ इसको, तो दैट मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए। देन दूसरी रे कहाँ से निकलेगी, प्रिंसिपल एक्सिस पर ये रे जा रही है, जब प्रिंसिपल एक्सिस पे ए पॉइंट पे जा रही है तो इसका जो एमर्जिंग लाइट होगी, एमर्जिंग रे होगी, वो कहाँ से एमर्ज होगी, कहाँ से बाहर निकलेगी, पॉइंट बी से। क्यों बाहर निकलेगी जिस हाइट पर एंटर होती है उसी हाइट से बाहर निकलती है, ये प्रॉपर्टी है प्रिंसिपल प्लेन्स की। प्रिंसिपल प्लेन में मैग्निफिकेशन यूनिट होता है लेटरल मैग्निफिकेशन। तो यहाँ से जो लाइट रे बाहर निकलेगी वो रे कहाँ जाएगी, सीधा आई पे, ये यहाँ पर, ये हमारी जो नई हमने जो रे बनाई है वो वहां। अब देखो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है एक्सिस के साथ में, θ1। किस डायरेक्शन में बन रहा है ये एंगल, ये एंगल इस डायरेक्शन में बन रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल्स बनते हैं उनको हम पॉजिटिव लेते हैं। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो किस डायरेक्शन में बन रहा है, वो यहाँ से यूं जा रहा है एक्सिस से ऊपर की तरफ, यानी कि क्लॉकवाइज एंगल बन रहा है। और यहाँ पर एंगल ये कितना बना, ये बना θ2। इसको लेंगे हम वो प्लस है, ये एंगल माइनस आएगा। एंटी क्लॉकवाइज एंगल सारे प्लस लिए जाएंगे और जो क्लॉकवाइज एंगल जो बनेंगे वो माइनस होंगे, तो ये माइनस θ2 एंगल हुआ। जब वो माइनस θ2 एंगल, ये θ1 एंगल, तो मेरे पास में एंगुलर मैग्निफिकेशन जो है इसको डिनोट करते हैं m थीटा से। और m थीटा कितना हो गया, m थीटा इज tan θ2 डिवाइड बाय tan θ1। अब साइन देख लीजिए, θ2 क्या आएगा, माइनस का है, और θ1 क्या है, प्लस का। tan माइनस θ2 एंड tan माइनस θ2 क्या होता है, माइनस tan θ2, तो माइनस कहाँ आ गया, बाहर। ये हो गया मेरा थर्ड मैग्निफिकेशन। ये थर्ड मैग्निफिकेशन लिख लीजिए। ये हो गया हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन। ये सारी चीज है, ये इमेजेस है ना, इमेज इस ढंग से बन रही है या इमेज इस ढंग से बन रही है या इमेज सीधी बन रही है, किस तरह की इमेज बन रही है, इमेज में एंगुलर चेंजेस कितना है वो हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन बताता है। अगर एंगुलर मैग्निफिकेशन 1 है यानी कि दोनों एंगल बराबर है, थीटा tan θ1 डिवाइड बाय tan θ1, दोनों एंगल बराबर है, मींस जैसे ये यहाँ पे वर्टिकल है वैसे ही वर्टिकल, अगर यहाँ पे इंक्लाइंड है तो यहाँ पर भी इंक्लाइंड आएगा। हो गया।
ओके ठीक है। तो अब हमारा मीटिंग इसको एक बार ये ओवर हो जाती है, क्या कहते हैं इसमें 40 मिनट की बात मीटिंग रहती है, 40 मिनट बाद में ओवर हो जाती है, लेकिन फिलहाल मैं इसको साफ करता हूँ, तब तक मेरे पास टाइम है। अब हम इन तीनों मैग्निफिकेशन को यहाँ पर रिलेशन निकाल लेते हैं, और वो रिलेशन निकालने के लिए एक बार मैं वापस इसको डायग्राम को नया बना लेता हूँ। अब मैं नया जो डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पर हमने 3 रे से इमेज फॉर्मेशन किया था, अब मैं 3 रे नहीं 1 और 3rd रे को ले लेता हूँ, सो दैट मेरा इमेज फॉर्मेशन में इतना कॉम्प्लिकेशन जो अभी यहाँ पे रेस बन रही है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नजर नहीं आएगी, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कोई भी 2 रे अगर होगी तब भी इमेज फॉर्मेशन हो जाता है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना है? जब हमको तीनों में रिलेशंस निकालने हैं तो जितना सिंपल सिस्टम होगा उतना अच्छा है। तो मैं वापस ड्रॉ करता हूँ, पॉइंट बनाते हैं पहले, F1 पॉइंट, H1, N1, देन H2, N2, F2, ओके। यहाँ ऑब्जेक्ट रखा मैंने, ये मेरा ऑब्जेक्ट, O डैश, हाइट HO, ठीक है। और यहाँ पर मैंने प्लेन बना लिया H1 प्लेन, देन यहाँ पर प्लेन बना लिया मेरा H2 प्लेन, H1 एंड H2 प्लेन मैंने बना लिए। देन मैंने एक रे ली तो सीधी यहाँ से यहाँ पर आ रही है, एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा, ये यहाँ से इसमें से पास होगी, F2 में से पास होगी, पॉइंट बना A1। दूसरी रे मैं ले लेता हूँ, इसमें से पास हो रही है F1 में से, और अब ये कहाँ जाएगी, सीधी जाएगी और फिर यहाँ से बाहर निकलेगी, ये इसमें। तो हमारी इमेज ऑटोमेटिकली बन गई, 2 रे से ही, हमको आगे वाले बाकी रे लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पे मेरा इमेज बन गया आई डैश आई डैश इमेज बन गई, ठीक है। देन अभी जो हमने किया वही तीसरी रे, टाइम कितना है, फिर तीसरी रे मैं अब मुझे कौन सा लेना है, यहाँ से मेरे पास है 2 पैरामीटर निकल रहे हैं, तीसरा पैरामीटर निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक रे लेता हूँ O के ऊपर, और ये एंगल कितना हो गया θ1, A1 पॉइंट पे जा रही है, तो A1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है B1 पॉइंट से बाहर निकलेगी और कहाँ जाएगी, O पे है तो ये कहाँ जाएगी, I पे जाएगी, है ना। तो यहाँ से I पे, ये मेरे पास में रे आई। एंगल कितना बना, -θ2 एंगल। ये मेरे पास में टोटल डायग्राम जो अब मेरे काम का है। अब इस डायग्राम के अंदर जो अभी हमने निकाला उसी चीज को हम वापस करते हैं। क्या क्या निकाला था अभी हमने, वो निकाला था हमने My। चलिए पहले आप यूँ करो, इस डायग्राम को बना लो फटाफट, क्योंकि मेरी मीटिंग को भी मुझे एक बार क्लोज करके वापस रिफ्रेश करनी पड़ेगी। बोर्ड की क्लियरिटी प्रॉपर है, बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना? सर थोड़ा ब्लर दिख रहा है। आप देखो, अभी मैंने उसको वापस थोड़ा सही किया है, इसलिए कह रहा हूँ। अब हमको निकालना है, हमारा काम क्या है, My कितना है, ओके, इसकी हाइट H0, इसकी हाइट कितनी हो गई, HI। A पॉइंट बना दिया, ये इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ A2 पॉइंट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ वाला पॉइंट हो गया B2 पॉइंट, ठीक है। दैट ये डिस्टेंस है मेरे पास में X1 डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है वो है F1 डिस्टेंस, देन ये जो डिस्टेंस आ रही है वो है X2 डिस्टेंस, उसके आगे वाली ये जो डिस्टेंस है वो है X2 डिस्टेंस, F2 डिस्टेंस एंड X2 डिस्टेंस। ये हमारी डिस्टेंसेज भी मैंने लिख दी, F2 X2
x1 f1 एंड my जो है वो कितना होगा। अब हमने जो अभी निकाले हैं वो सब कुछ my है मेरे पास में -hi अपॉन h0 mx is equals to minus dx2 by dx1 and m theta is minus tan theta 2 divided by tan theta 1। ये जो अभी हमने निकाले उन वैल्यूज। अब इनके अंदर हमको रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। लिख लिया? हो गया? ठीक है। तो अब मैं मीटिंग क्लोज करता हूँ, देन वापस मैं मीटिंग को ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना? अदरवाइज ये अपना आप बंद हो जाएगा, क्या मतलब।